Hello dear students, welcome back to my YouTube channel English Vibes and dear students, आज की वीडियो में मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी एक्सप्लेन करने जा रहा हूं दैट इज द लास्ट स्टोन मैसन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और ये स्टोरी है क्लास 8th स्टैंडर्ड रत्ना सागर पब्लिकेशन में। ये स्टोरी है यूनिट 2 सेक्शन नंबर 2 और आज के इस वीडियो में मैं इसी को एक्सप्लेन करूंगा। एंड डियर स्टूडेंट्स, अगर वीडियो आपको यूजफुल लगे देन डेफिनेटली प्लीज शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एज वेल। और अगर सब कुछ वाकई समझ में आया तो आप लोग वीडियो के एंड में कमेंट सेक्शन में कमेंट भी जरूर किया करें कि वाकई ये मेरा एफर्ट आप लोगों के लिए यूजफुल है या नहीं, क्योंकि इससे मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए मैं और सारे कंटेंट्स बनाऊं और घर बैठे आप अच्छे से अपना रिवीजन और प्रिपरेशन कर पाएं। इसकी पहले के जितने चैप्टर्स वो ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, यूनिट 1 के सारे चैप्टर्स एंड यूनिट 2 का ही सेक्शन 2 चल रहा है। सेक्शन 1 ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। आपने ना देखा हो तो चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट करिए, वहां से आप सारे चैप्टर्स को देख पाएंगे। चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली देखिए, आप स्टोन मैसन किसे बोलते हैं? जो लोग मूर्तिकारिता करते हैं, जिन्हें स्कल्पचर बेसिकली बोलते हैं, जो स्कल्पटर का काम करते हैं स्टूडेंट्स, उनको हम स्टोन मैसन बोलते हैं। तो ये स्टोरी द लास्ट स्टोन मैसन, यानी कि ये जो स्टोन मैसन है, आप लोग देख रहे हैं कि आजकल जो लोग पत्थरों पर मूर्तियां बनाते थे, अब ये कला धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। अब चूंकि मशीनरी युग का टाइम आ गया, लोग मशीनों से, सांचों से उसको बढ़िया से बनाते हैं और जो पुरानी स्किल थी धीरे धीरे कहीं कहीं फेड होती जा रही, खत्म होती जा रही है। और उसका रीजन ये भी कि ये बिजनेस इतना ज्यादा प्रॉफिटेबल है, मार्केट में डिमांड नहीं है। तो यहाँ पे एक जो स्टोन मैसन है उसका बेटा एक दिन बिल्कुल परेशान हो जाता है, बोलता है कि यार ये फादर, ये जो बिजनेस है बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है, हमें कुछ ऐसा बिजनेस करना चाहिए जिससे वाकई प्रॉफिटेबल है, कम से कम हमारे पास एक अच्छा सा घर, बढ़िया सी इनकम हो। तो वो फेडअप हो जाता है और फेडअप होने के बाद अपने फादर से कहता है कि नहीं, मैं ये बिल्कुल भी ये काम नहीं करूंगा और बल्कि इस काम को मैं छोड़ के जा रहा हूं आगरा और मैं वहां पे कुछ ऐसा काम करूंगा जहां पे वाकई बढ़िया पैसा मिलता हो। यहीं से आपकी स्टोरी स्टार्ट होती है। ये बेसिक मैंने इसलिए बताया जिससे कि आपको कहानी और बेहतर तरीके से समझ में आ पाए। वो जो यंग मैन अपने फादर से बोलता है एकदम फेडअप होकर के, परेशान होकर के, क्योंकि ये जो बिजनेस है स्टोन मैसन वाला ये बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है। तो यंग मैन बोलता है, द यंग मैन फ्लंग द हैमर एंड चीजल टू द ग्राउंड एंड क्राइड। जो हैमर, हथौड़ा एंड चीजल जो निहाई होती है, छीनी जिससे कि आप कार्विंग करते हैं, कटाई करते हैं, उन दोनों को फ्लंग यानी कि फेंक देता है और तेजी से बोलता है, आई एम लिविंग फादर, पिताजी मैं जा रहा हूं, आई एम लिविंग यू, मैं आपको छोड़ के जा रहा हूं, एंड दिस वर्क, इस काम को भी छोड़ के जा रहा हूं। लुक, देखिए, व्हाट इट्स ब्रॉट अस, देखिए हमें कहां पे ले आया है। तो यहां पर उस यंग मैन का कहने का मतलब क्या था कि देखिए इतने सालों से हम ये काम कर रहे हैं बट हमारी जो स्थिति है, इकोनॉमिकल सिचुएशन है, वो बहुत ही ज्यादा बुरी है, हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है। इसलिए वो बोलता है, देखिए पिताजी ये हमें कहां पे ले आया है। कहां पे ले आया कहने का मतलब ये है, जब आगे के सेंटेंस में अपने घर पे जितनी भी चीजें हैं उनको इशारा करके बताएगा कि देखिए हम लोग कितनी बुरी स्थिति में हैं। जैसे कि आगे देखिए सेंटेंस में, ही स्प्रेड आउट हिज आर्म्स, वो अपने बाहों को फैलाता है, एंड ग्लांस्ड डिसडेनफुली, डिसडेनफुली मतलब निराशाजनक होकर के, एट द स्मॉल एंड कंजेस्टेड वर्क रूम, यानी जिस रूम में वो काम कर रहा था काफी कंजेस्टेड था वो, यानी बहुत छोटा था और साथ में कई सारी चीजों से भरा हुआ था। एंड द स्लैब्स ऑफ स्टोन्स, वो किन चीजों की ओर इशारा करता है? जो स्लैब्स ऑफ स्टोन, जो पत्थर के जो स्लैब टुकड़े रखे हुए हैं उनको उनकी तरफ इशारा करता है। मार्बल स्टैग इन वन कॉर्नर, जहां एक कॉर्नर पे उसी वर्क रूम के स्टैग ढेर लगा हुआ है मार्बल्स का, एंड द ओल्ड कॉट, और वहीं बगल में एक कॉर्नर पे कॉट यानी कि चारपाई पड़ी हुई है, कवर्ड विथ पाइल ऑफ यूज्ड क्लॉथ्स इन द अदर, जहां पे वहीं एक तरफ क्या है, पाइल ऑफ यूज क्लॉथ्स, जो यूज क्लॉथ्स हैं, यूज किए जो कपड़े हैं उनका पूरा का पूरा ढेर से वो ढका हुआ है। यानी कि उनके जो कमरा है उसकी सिचुएशन बहुत ही ज्यादा बुरी है, बहुत ही कंजेस्टेड है, यानी कि उसको देख करके लग रहा है बहुत ही पैथेटिक, बहुत ही बुरी सिचुएशन में उनकी लाइफ चल रही है, बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल क्योंकि बिजनेस नहीं था। इसलिए वो बिल्कुल फेडअप हो जाता है। यहां तक कि वो ये कहता है, द व्हाइट वॉश्ड वॉल्स वर स्टेन्ड बाय मेनी मानसून, ये जो व्हाइट वॉश, जो दीवारें थी जिसकी पुताई की गई थी, स्टेन्ड, उसमें धब्बे पड़ चुके हैं, कई सारे स्टेन, दाग आ चुके हैं। मेनी मानसून मतलब कई सारे मानसून, बारिश के मौसम आए और हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि मानसून की वजह से जो हमारे घरों में जो दीवारों में जो धब्बे पड़ गए हैं उनको हम ठीक करवा पाए, क्योंकि बिजनेस ज्यादा प्रॉफिटेबल है ही नहीं।
तो कई सारे मानसून यानी कि बारिश के मौसम आए और चले गए, और कई सारे दाग धब्बे छोड़ गए हैं और उनको हम ठीक नहीं करवा पा रहे हैं। इतनी ज्यादा बुरी स्थिति है। आगे वो लड़का क्या बोलता है, द विंडो, हमारे घर की जो खिड़कियां हैं, बेयर ऑफ कर्टेन्स, देखिए इसमें पर्दे भी नहीं है। बेयर ऑफ कर्टन मतलब बिना पर्दों के हैं। एंड ओपन इनटू अ टीनी बैकयार्ड, और बिल्कुल ये खिड़कियां किधर खुलती हैं, जिस हमारा यानी बैकयार्ड जो आंगन है वो भी बहुत ही छोटा सा है। और बहुत सा छोटा होने के कारण ये कि इतने साल से हम काम कर रहे हैं, बिजनेस में ज्यादा इनकम नहीं है, प्रॉफिट नहीं है, तो हम कोई बड़ा सा घर नहीं बनवा पा रहे हैं। आगे वो मेंशन कर रहे हैं, आफ्टर ऑल दीज ईयर्स ऑफ वर्क, इतने सालों तक काम करने के बाद, दिस इज ऑल वी हैव, देखिए इतना ही बस सब कुछ हमारे पास है। वास्तव में नथिंग, नथिंग, जो भी हमारे पास है कुछ भी नहीं, ये कुछ भी नहीं के बराबर है। इतना होना कुछ भी नहीं के बराबर है अगर आप इतने साल से इस बिजनेस को कर रहे हैं। दिस काइंड ऑफ वर्क जस्ट डजेंट पे, अब वो अपने फादर को बोलता है कि इस प्रकार का काम, यानी कि जो आप पत्थरों की यहाँ पे काट करके मूर्तियों को बनाने का काम करते हैं, डजेंट पे, डज नॉट पे, यानी कि ये आपको पैसा नहीं देता है, इससे पर्याप्त प्रॉफिट नहीं होता है। अब जब वो यंग मैन अपनी उस बच्चे की बात को सुनता है तो बिल्कुल सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि उस फादर का मानना था कि सब कुछ पैसा नहीं होता है, कुछ ईश्वर ने हमें जिम्मेदारियां दी हैं, हमें उस जिम्मेदारी का निर्वहन भी करना है। ये उस ओल्ड मैन का विचार था। तो वही अब आगे देखिए रिएक्शन क्या आता है। द ओल्ड मैन स्टेयर्ड एट हिज सन इन एस्टोनिशमेंट, एस्टोनिशमेंट मीन्स सरप्राइज होकर के, आश्चर्यचकित होकर के वो अपने बच्चे की ओर देखता है। ऑल्दो हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड, यद्यपि उसकी जो वॉइस थी, जो कुछ कहता है आगे, उसकी आवाज कांप रही थी। इट डेंट लूज इट्स यूजुअल जेंटलनेस, लेकिन हाँ, हमेशा की तरह जिस प्रकार से जेंटलनेस के साथ, बहुत ही साधारण तरीके से, बहुत ही विनम्र तरीके से वो बोलता था अपनी बातों को, उसी विनम्रता के साथ अपनी बात को रखता है, भले ही उसकी आवाज कांप रही थी। वो कहता क्या है, इट्स नॉट ओनली द मनी दैट मैटर्स सन, बेटे सब कुछ पैसा नहीं होता है, हर चीज पैसा ही नहीं होता है। इट्स द सर्विस, कुछ सर्विस सेवा भी होता है। आवर सर्विस टू गॉड, हमारी सेवा भगवान के प्रति। फादर, द यंग मैन ग्रंटेड इम्पेशेंसली, लेकिन जैसे ही पिता की बातें सुनता है, वो जो बच्चा होता है, यंग मैन होता है, बिल्कुल ग्रंटिंग करना, ग्रंटिंग मतलब गुर्राना, इम्पेशेंसली अधैर्य होकर के, उसका पेशेंस बिल्कुल भी काम नहीं करता है और वो काफी तेजी से बोलता है। ग्रंट मतलब होता है काफी तेजी से चिल्लाना, गुर्राना। और क्या कहता है, फादर टाइम हैव चेंज, पिताजी समय बदल चुका है, यानी कहता है कि आपकी सोच बिल्कुल अलग है, जमाना बदल गया है। और आगे क्या बोलता है, द स्टोन मैसोन वर्क हैज चेंज टू, और जो स्टोन मैसोन जो ये आप काम कर रहे हैं, इसका काम भी बदल चुका है समय के साथ। यू कांट लिव ऑन स्कल्पचर फॉर टेम्पल्स ओनली, अब जो आप मंदिरों के लिए जो मूर्तियां बनाते हैं, केवल इसी स्कल्पचर पे, इसी मूर्तिकारिता पे आप अपने जीवन का निर्वहन नहीं कर सकते हैं, केवल इसी पे जीवित नहीं रह सकते हैं। यानी कि उसके कहने का मतलब होता है कि आपको कुछ और बिजनेस भी देखना चाहिए। आगे वो सजेशन क्या करता है, वो सजेशन देता है, यू शुड लेट मी, हाँ, तो वो बोलता है यहाँ पे देखिए कि मैं इसे जस्ट अ सेकंड, मैं पेज पहले सेट कर लूं। हाँ, तो अब देखिए यहाँ पे वो क्या बोलते हैं, यू हैव टू मास प्रोड्यूस, पिताजी आपको मास प्रोड्यूस, यानी कि आपको कई और प्रकार के प्रोडक्शंस पे डिपेंड होना पड़ेगा। मास प्रोड्यूस लाइक ऑल द अदर मैन इन आगरा, बिल्कुल उसी तरीके जैसे और लोग आगरा में करते हैं। अभी मैं मार्कर पेन नहीं यूज करूंगा स्टूडेंट्स, देखिए मैं ये पॉइंटर यूज कर रहा हूं, आप इसी से लाइन को फॉलो करिएगा। कुछ सेटअप में प्रॉब्लम आ गया है। तो आगे का कम ऑन फादर, अपने पिता को प्रपोजल देते, पिताजी चलिए और हम लोग उसी काम को करते, आगरा चलते हैं और वहां पे और भी कई प्रकार के काम करते हैं, मूर्तिकारिता से हमारा जीवन नहीं चल पाएगा। नाउ द लाइन्स अराउंड द ओल्ड मैन माउथ टाइटेंड, एक फ्रेज होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका मतलब ये है कि जैसे वो अपने बच्चे की इस बात को सुनता है, वो बिल्कुल सी एकदम उदास हो जाता है, निराश हो जाता है, यानी कि ये बात उसे पसंद नहीं आती है और सीधा मना कर देता, नो माय सन, नहीं मेरे बेटे, दिस इज द वर्क, ये वही काम है। चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में, ये वही काम है, लर्न फ्रॉम माई फादर, जिसको मैंने अपने पिताजी से सीखा है, एंड ही लर्न फ्रॉम हिज फादर, और इस काम को उन्होंने अपने पिताजी से सीखा है। यानी कि वो बताना चाह रहे हैं कि ये हमारा जो काम है, ये ट्रेडिशन, ये कई सारे सालों से चला आ रहे हैं। वी हैव केप्ट अप दिस ट्रेडिशन, इस ट्रेडिशन को, इस परंपरा को हम निभाते चले आए हैं फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, पिछले कई 100 सालों से। एंड आई होप यू वुड कंटिन्यू आवर वर्क, और हमें ये बात की उम्मीद है कि आप भी इस काम को जारी रखोगे। बट
बेटा कहता है नो, नहीं फादर, पिता मैं ये नहीं कंटिन्यू करूंगा। और आगे क्या बोलता है, द यंग मैन रिप्लाइड विद डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन क्या मतलब, अपनी बात पे वो अडिग था, उससे बिल्कुल टला नहीं, यानी उसका जो प्लान था आगरा जाने का उसी बात पे लगा रहा, नहीं पिताजी मैं बिल्कुल भी अपने प्लान को चेंज नहीं करूंगा, यानी कि मैं इस काम को कंटिन्यू नहीं करूंगा। देयर इज मच मोर मनी इन एस्ट्रे एंड प्लेट्स ऑफ व्हाट टूरिस्ट शॉप। वो कहते हैं जो एस्ट्रे जो बनती है और जो प्लेट्स बनती हैं उसमें कहीं ज्यादा पैसा जो हम टूरिस्ट शॉप के लिए बना करती हैं, यानी कि वो सजेशन देता है कि हमें ये काम करना चाहिए। आई एम टायर्ड ऑफ वर्किंग फॉर पिटियंस। पिटियंस मतलब होता है कम पैसे के लिए, मैं थक चुका हूं कम पैसे के लिए काम कर करके। किसके लिए, फॉर द कमिटी ऑफ द टेम्पल्स इन श्रीनगर। श्रीनगर में जो टेम्पल्स की कमिटी है उनके लिए काम कर करके कम पैसे पे बिल्कुल थक चुका हूं। आई एम लीविंग फादर, पिताजी मैं जा रहा हूं, यानी मैं आपके साथ नहीं रहूंगा। आगे, द यंग मैन स्टॉर्म्ड आउट ऑफ द रूम। और ये कहने के बाद स्टॉर्म मतलब बिल्कुल तेजी से बिना रुके बिना पलटे डायरेक्टली वो जो है अपने घर से निकल जाता है। लीविंग हिज ओल्ड फादर क्राउचिंग इन फ्रंट ऑफ हाफ फिनिश्ड मार्बल स्टेचू। अपने पिताजी को पीछे छोड़कर, जो कि क्या कर रहे थे, क्राउचिंग झुके हुए थे, इन फ्रंट ऑफ अ हाफ फिनिश्ड मार्बल स्टेचू, यानी कि वो मार्बल का कोई स्टेचू बना रहे थे जो आधा फिनिश हुआ था। और जब ये बातचीत चल रही थी तब वो झुक करके उसी मार्बल की कटिंग कर रहे थे स्टेचू बनाने के लिए। हुज शेप ऑलरेडी सजेस्टेड इट्स फ्यूचर मैग्निफिशियंस। और वो जो शेप बना रहे थे, वो जो मार्बल पे जो स्टेचू बना रहे थे उसका शेप देख करके पहले से लग रहा था कि भविष्य में ये मैग्निफिशियंस बहुत ही शानदार ये स्टेचू बन के तैयार होगा। ही ड्रॉप्ड हिज हैंड्स इनटू हिज लैप। अब अपने हाथों को वो लूज करते रखता है अपने लैप पे, एंड क्लोज हिज आईज, अपनी आंखों को बंद करता है। यानी कि वास्तव में उसका बेटा भले चला गया है लेकिन वो अभी भी अपने काम में लगा हुआ अपनी आंखों को बंद करता है, वास्तव में कुछ कहने के लिए। देखते हैं आगे क्या है। ही बिगन टू प्रे। अब वो प्रार्थना करने लगता है। एंड डिड नॉट इवन हियर द हेजिटेंट गुड बाय हिज सन कॉल्ड आउट फ्रॉम द डोर। यहां तक कि दरवाजे के पास से उसका बेटा गुड बाय भी, हेजिटेट होते हुए गुड बाय भी बोलता है, बट अपनी बेटे की आवाज को वो नहीं सुनता है। वो पूरी तरीके से अपने काम में बिजी होता है, यहां तक कि अपनी आंखों को बंद करके वो इमेजिन करने लगता है कि मेरा जो मैं बना रहा हूं इसमें आगे मुझे क्या करना है। क्योंकि पत्थर में जब कभी भी जो आर्टिस्ट होते हैं बनाते हैं तो पहले पिक्चर को बिल्कुल अपने दिमाग में इमेजिन करते हैं, फिर उसी हिसाब से उसको ड्रॉ करते हैं। तो जो वो मार्बल का टुकड़ा था उस पर किस प्रकार का कार्टून यानी कि शेप स्टेचू बनाना है उसी को इमेजिन करने लग जाता है। वो बूढ़ा आदमी इतना ज्यादा अपने काम में व्यस्त है कि अपने बेटे के आखिरी गुड बाय की ओर भी ध्यान नहीं देता है। ही सैट मोशनलेस अनअवेयर ऑफ टाइम एंड प्लेस। वो बैठा हुआ होता है, मोशनलेस मतलब बिल्कुल एकदम उसके बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं, क्योंकि अपने ध्यान में बिल्कुल वो खोया हुआ है। वो कंप्लीटली सोच रहा है कि आखिरकार मुझे अपनी मूर्ति को किस प्रकार से बनाना है, कितनी सुंदर मूर्ति बनाना है, उसी में खोया हुआ है। एंड अनअवेयर ऑफ टाइम, और अपने काम में वो बुजुर्ग व्यक्ति इतना ज्यादा खोया हुआ है कि उसे टाइम का ना तो जगह का ख्याल था। वो अपनी उस विचार में खोया हुआ था। तभी आवाज आता है, मास्टर जी कोई बुलाता है। वास्तव में कौन था, कॉल्ड सलीम। सलीम ने बुलाया। सलीम कौन है यहाँ पे, द सर्वेंट बॉय, एक सर्वेंट बॉय यानी कि एक नौकर है जो कि उस बुजुर्ग व्यक्ति की मदद किया करता है इसके खाना वगैरह बनाने में। एंटरिंग द वर्कशॉप बेयर फुट, नंगे पांव वो वर्कशॉप में प्रवेश करता है। अब देखिए यहाँ पे अब आगे क्या होता है आइए जानते हैं। और स्टूडेंट्स अब तक प्लीज आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप सभी लोग लाइक जरूर कर दीजिए और आइए स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। और अपने दोस्तों के साथ आप लोग जरूर शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा। जिन भी बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे आने वाली सारी वीडियोज आपको रेगुलर मिलती रहे। चलिए खैर स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। नाउ He held out a glass of steaming tea in his hand. उसके हाथ में एक चाय का ग्लास था, गर्म चाय का, यानी कि वो चाय लेकर के आया हुआ होता है किसके लिए, उस बुजुर्ग व्यक्ति के लिए जो कि वहां पे काम कर रहा होता है। जस्ट अ सेकंड, आई थिंक आई हैव मिस्ड द पेज, जस्ट अ सेकंड। आज ये क्या प्रॉब्लम हो रही है। ओके, सो वो स्टीमिंग हॉट चाय अपने हाथ में लेकर के आता है, गर्म चाय उस बुजुर्ग व्यक्ति के लिए। कहता है मास्टर जी, ही आस्क्ड वंस मोर, फिर से वो कहता है मास्टर जी। क्यों कहता है, क्योंकि मास्टर जी अपने ख्यालों में खोए हुए थे, वो इमेजिन कर रहे थे अपने मूर्ति के बारे में, इसलिए वो अच्छे से नहीं सुन पाए, उनका ध्यान उधर नहीं गया। हिज वॉइस फिल्ड विद कंसर्न,
उसकी जो आवाज थी चिंता से भरी हुई थी, क्योंकि जब उसने उस बुजुर्ग व्यक्ति का फेस रीड किया कि उसमें एक टेंशन से दिख रही है, तो वो भी थोड़ा सा चिंतित दिखाई दे रहा था। द ओल्ड मैन लुक्ड अप, जब उसकी आवाज सुना तो उस बूढ़े व्यक्ति ने ऊपर देखा। हिज फेस वॉज एशन, उसका फेस बिल्कुल पीला पड़ा हुआ था क्योंकि काफी कमजोर हो गया था। ही लुक्ड वेरी ओल्ड एंड वेरी टायर्ड, वो बूढ़ा व्यक्ति काफी बूढ़ा और काफी थका हुआ दिख रहा था। ही बैकेंड मतलब होता है रिप्लाई करना, द बॉय, वो उस लड़के की क्वेश्चन पर रिप्लाई करता है और कहता है कि टू कम क्लोजर, कह रहे बच्चा और पास आ जाओ। एंड मोशनड हिम टू सिट डाउन, और उसको बैठने के लिए कहता है। सलीम, ही सेड जेंटली, वो बहुत प्यार से कहता है सलीम, सून आई विल, बहुत ही जल्द। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या है, जस्ट अ सेकेंड, ओके। तो वो क्या कहता है कि सलीम, वेरी सून आई विल बी द लास्ट स्टोन मैसॉन हियर, बहुत ही जल्द मैं यहाँ पे इस एरिया में आखिरी स्टोन मैसॉन होऊंगा। ऑल द अदर वुड हैव गॉन टू आगरा, क्योंकि जितने भी यहाँ पे थे सब के सब आगरा चले गए हैं। एंड देयर दे आर टर्निंग आउट चीप कैंडल स्टैंड, और वहां पे वो क्या कर रहे हैं, सस्ते सस्ते कैंडल स्टैंड्स बना रहे हैं। एंड पेपर वेट्स बना रहे हैं, एस्ट्रे बना रहे हैं बाय द डजन, दर्जनों की संख्या में। एंड दे आर मेकिंग मनी, और जिसकी वजह से वो पैसा कमा रहे हैं। बट दे बिट्रे अवर स्किल, लेकिन वास्तव में वो हमारे इस स्किल को बिट्रे कर रहे हैं, चीट कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। अवर एज ओल्ड ट्रेडिशन, जो कि हमारी बहुत ही पुरानी परंपरा है, उसको वो चीट कर रहे हैं, उसके साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं। यहां तक कि वो क्या कहता है, ना गोपाल हैज ऑल्सो गॉन, यानी कि उसके बेटे का नाम गोपाल था, अब बताते गोपाल भी चला गया है। एंड आई विल हैव टू फिनिश दिस स्कल्पचर अलोन, और अब ये जो मूर्ति है, जो मार्बल सामने पड़ा हुआ, जिस काम को कर रहा था, जो आधा लगभग फिनिश हो चुका था, बूढ़ा व्यक्ति कहता है अब मुझे इस काम को अकेले ही खत्म करना पड़ेगा। एंड विद द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की मदद से, आई विल डू इट सलीम, और सलीम भगवान की मदद से इस काम को मैं खत्म भी कर लूंगा। आई नो यू विल मास्टर जी, द बॉय आंसर्ड, वो लड़का कहता नहीं मास्टर जी आप बिल्कुल खत्म कर लेंगे। यू विल मेक मनी मोर, यहां तक कि आप और अच्छा पैसा भी कमाएंगे। लार्जर एंड मोर ब्यूटीफुल टेम्पल स्कल्पचर, और बड़ी बड़ी और बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियां आप यहां पे बनाएंगे। द ओल्ड मैन लुक्ड एट ऑर्फन बॉय, अब वो बूढ़े व्यक्ति उस अनाथ बच्चे की बात सुनकर के उसकी ओर देखते हैं। Who had come to work for him 5 years ago, जो 5 साल पहले उनके पास काम करने के लिए आया था। Drenched to the skin, यानी कि जो बिल्कुल दुबला पतला था, जिसकी स्किन बिल्कुल हड्डियों से चिपकी हुई थी। इसका मतलब क्या होता है, Drenched to the skin, यानी कि उसकी चमड़ी, उसकी स्किन बिल्कुल हड्डी से चिपकी थी, बहुत कमजोर था। Dressed in tattered, फटे हुए कपड़े उस समय वो पहना हुआ था। And he had begged for shelter during the फ्यूरियस मानसून स्टॉर्म, एक बहुत ज्यादा जो आंधी और का मौसम चल रहा था, बारिश का मौसम चल रहा था, बहुत ही भयावह मौसम में वो शेल्टर, शरण मांगने के लिए उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास आया था। और तभी से क्या हुआ, एंड हैड स्टेड ऑन टू वर्क फॉर द ओल्ड मास्टर क्राफ्ट्समैन, और उस क्राफ्ट्समैन के लिए तब से वहां पर रुक करके अब वो काम करता है, सलीम। ओके, अब आगे देखते हैं। He had grown tall and strong, अब वो काफी लंबा यानी बड़ा हो गया, काफी मजबूत हो गया, यानी कि काफी जवान यंग हो चुका है। The old man knew that Salim too would leave him one day, अब मन ही मन में वो बूढ़ा व्यक्ति सोचता है कि जिस प्रकार उसका बेटा उसे छोड़ करके चला गया है, उसी प्रकार सलीम भी उसे छोड़ करके चला जाएगा। जब ये चीज वो सोच ही रहा था, he sighed, वो लंबी सी सांस लेता है। Looked into the serious eye of the boy, और उस लड़के की गंभीर आंखों की तरफ देखता है, यानी लड़का उसमें काफी गंभीर दिखाई देता है। क्लाउडेड विद सैडनेस, उस लड़के की आंखें मानो ऐसा लग रही थी वो किसी उदासी से भरी हुई हैं, कुछ उसके आंखों में है जो वो कहना चाह रहा है। अ सैडनेस, एक अजीब सी उदासी उस लड़के की आंखों में थी, सलीम की आंखों में। द ओल्ड मैन कुड नॉट अंडरस्टैंड, लेकिन वो बूढ़ा व्यक्ति उस उदासी को समझ नहीं पा रहा था। He shook his hand, वो अपने हेड he shook his head, वो अपने सर को हिलाता है और कहता है my strength is waning, बूढ़ा व्यक्ति कहता है मेरा जो स्ट्रेंथ है, जो मेरी पावर है वो वैन हो रही, कमजोर हो रही है। I can't work with chisel like I used to, अब चिजल इस छीनी हथौड़ी के साथ में उस प्रकार से काम नहीं कर सकता जैसे मैं पहले करता था। कार्विंग टेक्स टू लॉन्ग, अब मैं जो कार्विंग जब कटाई करता हूं काफी लंबा समय लगता है। एंड मच टू लॉन्ग, और काफी ज्यादा समय भी लगता है, क्योंकि उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास अब उतनी ज्यादा स्किल यानी स्ट्रेंथ नहीं रह गई थी। देन ही स्ट्रेटेंड अप, खैर ये कहने के बाद फिर से वो स्ट्रेटेंड अप यानी कि फिर से सीधा खड़ा होता है, यानी खड़ा इन दिस सीधा बैठता है। फिर से पेज आगे बढ़ गया। जस्ट अ सेकंड एवरीवन, आज कुछ तो है जो डिस्टर्ब करा, चलिए खैर इसे फिनिश करते हैं। नाउ
क्या कहता है, विथ फ्रेश डिटर्मिनेशन। ये कहने के बाद उसके फेस में एक अलग ही डिटर्मिनेशन, एक दृढ़ प्रतिज्ञता दिखती, जैसे फिर से जोश आ गया हो। और कहता है आई विल हैव टू फिनिश दिस वर्क, मुझे इस काम को खत्म करना है, एंड श्योरली आई विल, और डेफिनेटली इस काम को मैं खत्म कर लूंगा। यस यू विल, द बॉय रिपीटेड ऑफरिंग। आगे ऑफरिंग टी, संदीप चाय को ऑफर करते हुए करता है। खैर इसको हम फिनिश करते हैं। तो यस बिल्कुल आप कर लेंगे, ये कुछ ऑफर करते हुए लड़का कहता है। अब क्या ऑफर करता है, आइए नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। ऑफरिंग हिज मास्टर अ ग्लास ऑफ टी, यानी अपने मास्टर को एक ग्लास चाय देते हुए कहता है बिल्कुल आप बिल्कुल खत्म कर लेंगे। ड्रिंक इट प्लीज, प्लीज इसको पी लीजिए। इट विल डू गुड, इट विल डू यू गुड, ये तुम्हारे लिए या आपके लिए बहुत अच्छा होगा। देन ही एडेड, फिर वो लड़का कहता है आई हैव टू गो टू मार्केट फॉर एन आवर और टू, मुझे 1 या 2 घंटे के लिए बाजार जाना पड़ेगा। बट आई विल बी बैक इन टाइम टू प्रिपेयर डिनर, लेकिन मैं समय पे आ जाऊंगा खाना रात का बनाने के लिए। नाउ द ओल्ड मैन नोटेड, नोटेड मतलब होता है सर हिलाकर के इशारा करना। अब सर हिलाकर के वो इशारा करते हैं हाँ ठीक है आप जा सकते हो। एंड थॉट, लेकिन साथ ही साथ वो सोचता है बूढ़ा व्यक्ति, यानी कि सलीम को जाने के लिए कहता है हाँ ठीक है तुम चले जाओ। बट कुछ विचार उसके दिमाग में आता, क्या, दैट ही हैज बीन गोइंग टू द मार्केट टू ऑफन लेटली, आजकल ये बहुत ज्यादा मार्केट जाया करता है। एंड आई होप ही हैजंट फॉलन इनटू बैड कंपनी, काश ऐसा ना हो, मैं उम्मीद करता हूं कि किसी बुरे चंगुल में ना फंसा हो, यानी कि बाहर तो ये अधिकतर रहता है, कहीं ऐसा ना हो कि ये किसी बुरी संगति में फंस गया हो, भगवान करे ऐसा ना हो। एंड ही शॉट अ क्वेश्चनिंग ग्लांस एट द बॉय, और एक क्वेश्चन प्रश्न पूछने वाली नजर के साथ वो लड़के की ओर देखता है, नजर डालता है। कभी कभी होता है ना कुछ लोग आपको ऐसे देखते ऐसा लगता है कि वो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं बट फिर कुछ पूछते नहीं, आपको रियलाइज होता है कि उन्हें कुछ बोलना है, तो उसे बोलेंगे क्वेश्चनिंग ग्लैंस। ऐसी नजर से देखना मानो ऐसा लगे कि सामने वाला व्यक्ति कुछ पूछना चाह रहा हो, तो उसी नजर के साथ वो बूढ़ा व्यक्ति उस लड़के की ओर देखता है, कुछ पूछना चाहता है, शायद यही कि बेटा बाहर किसी बुरी संगति में तो नहीं पड़े हो वगैरह वगैरह, बट वो फिर चुप हो जाता है। एंड हु टर्न, खैर वो मुड़ता है, एंड लेफ्ट द रूम, और सलीम वहां से चला जाता है। इसके बाद क्या होता है, द ओल्ड मैन साइड, ओल्ड मैन सांसें लंबी से लेता है लाइक दैट, एंड पिक्ड अप द चीजल एंड हैमर, फिर से अपने चीजल और हैमर को उठाता है। एंड द कूल मेटल ऑफ टूल्स फील्ड हिम विद हैप्पीनेस एंड कॉन्फिडेंस, लेकिन जैसे अपने उस लोहे से बने हुए इंस्ट्रूमेंट्स को, मेटल्स को उठाता है, उसे फिर से हैप्पीनेस और कॉन्फिडेंस से भर देता है। उसे अच्छा हैप्पीनेस और कॉन्फिडेंस क्यों लगता है अपने उस इंस्ट्रूमेंट्स को फिर से लेने में, क्योंकि वाकई में ही लव्ड हिज वर्क, क्योंकि वो अपने काम को पसंद करता है, और जिस काम को आप पसंद करते हो वो काम आपको करने में अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। एंड डेंट वांट टू चेंज इट फॉर एनी अदर इन द वर्ल्ड, और मन ही मन सोचता है कि वो अपने उद्देश्य को, अपने तौर तरीके को किसी और के लिए इस दुनिया में नहीं बदलेगा। डेज एंड वीक्स वेंट बाय, दिन और सप्ताह बीतते चले गए। एंड नाउ इट वॉज अ मंथ सिंस गोपाल हैड लेफ्ट, और लगभग 1 महीना हो गया गोपाल को छोड़े हुए। द ओल्ड मैन वर्क टायरलेसली, बिना थके हुए लगातार वो आदमी अपने उस जो स्टेचू बना रहा था उस पर लगातार काम कर रहा था। फ्रॉम मॉर्निंग टिल लेट नाइट, सुबह से लेकर के काफी देर रात तक ही वर्कड ऑन द स्कल्पचर, वो उस मूर्ति पे लगातार काम कर रहा था। इट वॉज ऑल देयर इन द स्टोन द स्ट्रॉन्ग स्ट्रेट शोल्डर्स ऑफ कृष्ण। अब देखिए वास्तव में जो बना रहा था, जो मूर्ति बना रहा था, वास्तव में वो कृष्ण भगवान की वो मूर्ति बना रहा था। इट वॉज ऑल देयर इन द स्टोन, जो पत्थर था, द स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रेट शोल्डर ऑफ कृष्णा, वो क्या बना रहे थे, कृष्ण भगवान का शोल्डर, कंधों को बना चुका था। एंड हिज सॉफ्ट कर्व्ड हिप्स, और उनके हिप्स को अब वो सॉफ्ट हिप्स को बना रहा था, बनाया उसने। एंड देन ही कुड सी, अब वो देख सकता था, पॉइंटेड फिंगर्स होल्डिंग द फ्लूइड डेलिकेटली टू हिज लिप्स, और वास्तव में साथ आगे आगे आएगा कि वो इन चीजों को इमेजिन करे कि मुझे अपने पत्थरों को कैसे काटना भी है। तो आगे फिर क्या मेंशन किया जा रहा है, एंड ही कुड सी, वो देख सकता था, पॉइंटेड फिंगर्स, उनकी जो उंगलियां बनेंगी, होल्डिंग द फ्लूट, जिसमें फ्लूट जो बांसुरी होती है वो रहेगी, एंड डेलिकेटली टू हिज लिप्स, जो बिल्कुल उनके लिप्स के पास होगी। एंड हिज सेरेन, सेरेन मतलब होता है बिल्कुल शांतिपूर्ण, आपको सुकून देने वाला, फेस इंटरनली ब्यूटीफुल, और उनका जो फेस होगा एकदम सुकून शांति देने वाला होगा, बेहद ही खूबसूरत होगा पूरी तरीके से। And the old man could see it in the stone, और ये सारी चीजें अभी बनी नहीं है, वास्तव में देखा जाए तो ये सारी चीजें वो इमेजिन करके धीरे धीरे बना रहा है। He could feel it,
वो इन सब चीजों को महसूस कर सकता था, जो उसे अपने उस पत्थर पे तराशना है, इस चीज को इमेजिन करता है कि ऐसे लिप्स होंगे, ऐसे हिप्स होंगे, ऐसे मुझे बांसुरी को बनाना है, वगैरह वगैरह। एंड ओवरऑल जो पिक्चर वो इमेजिन करता है वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल उसे लगती है। एंड ही ओनली हैड टू सेट इट फ्री विद हिज चिजल, और उसे केवल क्या करना है, इन सारी चीजों को तराशना है अपने चिजल से, अपने छीनी से, अपने निहाई से उस पत्थर के ऊपर जो उसने इमेजिन किया किस प्रकार से मुझे कटिंग करनी है। इन सब चीजों को क्या करना है, यहां पे देखिए जो लिखा ना, ही ओनली हैड टू सेट इट फ्री विद हिज चिजल, यानी कि अपने चिजल की मदद से इन सब चीजों को अच्छे से तराश करके उस पत्थर में उभारना है। नाउ ही डिडंट फील हंगर, वो अपने काम में इतना ज्यादा लग गया कि उसे भूख भी महसूस नहीं होता था। ही डिडंट फील थर्स्ट, उसे प्यास भी नहीं लगती थी। ही वॉज ड्राइवन बाय द डिजायर टू फिनिश द स्कल्पचर इन टाइम, बस उसके दिमाग में एक ही केवल डिजायर थी, इच्छा चल रही थी कि उसे बस उस स्कल्पचर वाला जो काम है उसको फिनिश करना है, इस स्टेचू को, लॉर्ड कृष्णा की मूर्ति को जल्द से जल्द बढ़िया से शेप देना है। इट वॉज हिज बिगेस्ट पीस, और ये उसकी सबसे शानदार पीस यानी कि नमूना, एक स्कल्पचर होने वाला है। हिज बेस्ट, और ये उसकी अब तक की सबसे बेहतरीन जो है एक एग्जाम्पल होगा, एक मूर्तिकारिता होगी। एंड इट वुड बी ऑल्सो लास्ट, साथ साथ अभी उसकी आखिरी जो है लाइक मूर्तिकारिता होगी, क्योंकि अब उसके पास इतना पावर नहीं बचा है कि आगे भी वो ऐसी मूर्तियों को बना सके, वो काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है। ऑन एंड ऑन ही वर्कड, ऑन एंड ऑन ही वर्कड, लगातार वो काम कर रहा था। हिज चिजल स्ट्राइकिंग द स्टोन अगेन एंड अगेन, उसकी जो चिजल थी बार बार पत्थर पे स्ट्राइकिंग, टकरा रही, यानी कि पत्थर को कट कर रहा है। बट देन केम द डे, लेकिन फिर वो दिन आया, when the old man felt, जब उस बूढ़े व्यक्ति ने महसूस करना शुरू कर दिया, that his strength ebb मतलब होता है कमजोर होना, कम पड़ जाना, वीकेंड हो जाना, कि उसकी जो पावर है डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है। his hands tremble, अब उसके जो हाथ है वो कांपते हैं, under the impact of the hammer, जब हथौड़ी की इम्पैक्ट चोट पड़ती है तो छीनी जिस हाथ में लिया होता है उसके हाथ कांपने लगते हैं। एंड हिज शोल्डर्स बिगैन टू, अब उसके कंधे दर्द करने लगते हैं काम करते करते। एंड हिज आर्म फेल्ड हैवी, उसकी बाह भी उसको काफी भारी लगता है, क्योंकि काफी ज्यादा वो थक जाता है, काफी ज्यादा वो कमजोर हो चुका है। भाई चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में और स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। एंड आइज ग्रू टायर्ड, उसकी आंखों में भी थकान दिखने लग गई थी। देन हिज विजन ब्लर्ड, इसके बाद उसकी जो नजर थी वो भी अब धुंधली पड़ने लग गई थी। ही कुड नॉट सी द शेप ऑफ कृष्णा, वो भगवान की जो शेप था उसको भी देख नहीं पा रहा था। इम्बेडेड इन द स्टोन, जो पत्थर में उभरी हुई थी। ओवरकम विद फियर, अब जब ऐसी स्थिति बन गई तब वो काफी ज्यादा भयभीत हो गया, डर गया। एंड ही सैंक टू हिज नीज एंड प्रेड, और फिर अपने घुटनों पे झुक जाता है और भगवान से प्रार्थना करने लगता है। तभी आवाज आती है, मास्टर जी, सलीम सेट, सलीम यानी कि फिर से आवाज लगाता है, यू हैवंट टच्ड योर फूड अगेन, अरे मास्टर जी आपने फिर से अपने खाने को नहीं छुआ, यानी कि वो काम में इतना ज्यादा बिजी हो जाते थे कि खाने का भी ख्याल नहीं रहता था। प्लीज हैव सम राइस एंड वेजिटेबल, प्लीज ये राइस और वेजिटेबल खा लीजिए। यू हैव ओनली अ ग्लास ऑफ मिल्क फॉर ब्रेकफास्ट, आपने केवल नाश्ते में केवल एक ग्लास दूध पिया था बस। एंड हैव द कर्ड, अब चलिए ये दही भी खा लीजिए। यू लाइक कर्ड, दही तो आपको पसंद है, आई नो यू डू, मुझे पता है आप खाएंगे। द ओल्ड मैन लुक्ड अप, अब उसकी बातें सुनकर के बूढ़ा आदमी ऊपर की ओर देखता है, विस्पर्ड, धीरे से बोलता है, आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू फिनिश इट, यानी कि वो हताश होता है और सलीम से कहता है, सलीम लगता है कि मैं इस काम को फिनिश नहीं कर पाऊंगा। इफ गोपाल वॉज हियर इट वुड बी डिफरेंट, अगर गोपाल यहां होता तो स्थिति बिल्कुल अलग होती। ही नोडेड, वो हाँ, नोडेड यानी कि सर हिलाकर कहता हाँ। एब्सेंट माइंडेडली टू हिमसेल्फ, एब्सेंट माइंडेडली टू हिमसेल्फ का मतलब होता है अपने आप वो किसी विचारों में खोया हुआ था और सिर हिला करके कहता, यानी कि वो लड़का कुछ सोच रहा था। एंड कंटिन्यू, खैर आगे वो क्या कहता है, ही वॉज एन बेस्ट क्राफ्ट्समैन, खैर वो जो गोपाल था काफी अच्छा क्राफ्टमैन, अच्छी कली मतलब अच्छा एक क्राफ्टमैन नहीं है, यानी कि अभी उसकी स्किल इतनी अच्छी नहीं थी। बट अच्छी बात क्या थी, ही वॉज गुड एंड स्ट्रॉन्ग, वो काफी जवान था और काफी स्ट्रॉन्ग था। गुड का मतलब क्या है, काफी अच्छी फिजिक होना। एंड ही चिप्ड ऑफ द स्टोन, चिप्ड ऑफ मतलब काटना, एंड लेयर बाय लेयर एज इफ वर अ क्ले, वो चट्टान को, पत्थर को ऐसे काटता था एक एक लेयर करके जैसे मानो वो कोई क्या काट रहा, कोई क्ले, क्ले मतलब कहता है मिट्टी, जो गीली मिट्टी होती है ना, देखिए आसानी से कट जाती है ना।
बिल्कुल, वो उसके पास चूंकि पावर था, भाई यंग था, तो वही कहता है वो चट्टान को, पत्थर को ऐसे काटता था मानो जैसे कि किसी मिट्टी को काट रहा हो, कम से कम उसकी मदद हो जाती। ही हैड नॉट येट लर्न टू कार्व द फाइनर डिटेल्स। खैर, गोपाल ने अभी नहीं सीखा था कार्व मतलब कटिंग करना, फिनिशिंग देना, जो बहुत ही क्लोज, बहुत ही शेप होते हैं, जो बहुत जटिल काम होते हैं, उसको अभी अच्छे से उसे काम करना नहीं आता था। बट इन अ ईयर और टू ही वुड हैव लर्न श्योरली। बट हाँ, अगर वो मेरे साथ रहता तो डेफिनेटली 1 या 2 साल में वो सीख लेता। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा, इसलिए मैं बहुत प्यार से धीरे धीरे समझा रहा हूं कि हर एक पॉइंट आपको समझ में आए, कोई भी चीज मिस ना हो। ओके, नाउ ही फेल्ट साइलेंट। ये कहने के बाद एकदम वो शांत हो जाता है। नाउ इट वॉज हिज फीचर्स एंड हैंड्स दैट गेव हिम ट्रबल। एक्चुअली उसके जो आदत थी और उसका जो हाथ था ना, उसने उसको परेशानी में डाला। देयर वॉज समथिंग मिसिंग इन हिज फिंगर्स। वो बुजुर्ग व्यक्ति, कुछ तो था उसकी उंगलियों में मिसिंग था, गायब था। कहने का मतलब होता है ना कि जब कोई चीज आप वाकई मन लगाकर करते हो तो वो आपको फिर ज्यादा गाइडलाइन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जब आपका मन होता है कोई चीज सीखने का, तो थोड़ी सी गाइडलाइन ही आपको परफेक्शन की ओर ले जाती है। या उस बुजुर्ग व्यक्ति का यही कहने का मतलब था। खैर, उसके हाथों ने उसे, क्योंकि उसके हाथ के मतलब क्या है कि उस काम को करना ही नहीं चाहता था, और कुछ तो उसकी हाथों में मिसिंग था कि जिसकी वजह से वो नहीं कर पा रहा था। दैट समथिंग विच कांट बी टॉट। और कुछ ऐसी चीज उसके हाथों में मिसिंग थी जो शायद सिखाई नहीं जा सकती थी। तभी एक आंसर आता, बिकॉज इट कम्स फ्रॉम समवेयर डीप इनसाइड यू, सलीम विस्पर्ड। और उस बुजुर्ग व्यक्ति की बात को वो पूरा करता हुआ सलीम क्या कहता धीरे से, क्योंकि ये जो चीज होती है ये आपके अंदर से आती है। वही बात जो मैंने आपकी से कही, फ्रॉम डीप इनसाइड हियर। हियर मतलब आगे देखिए, ही पॉइंटेड टू हिज हार्ट। जब ये बात कह रहा था तो अपने दिल की ओर जो है अपने हाथ को ले जाकर कहता है। यानी ये कहना चाहता है कि वाकई में जब आप कोई चीज दिल से करना चाहो, मन से करना चाहो, एकदम अंतरात्मा से, हृदय से, अंदर से, तब जाकर के आप चीजों को अच्छे से कर पाते हो। वो आपका बेटा था, इतने साल से आपके साथ था, फिर भी अभी तक अच्छे से जो बारीकियां थी उनको नहीं सीख पाया, क्योंकि वो इस काम को दिल से नहीं करता था। तो सलीम का यही कहने का भी मतलब था कि अगर वो दिल से करता होता तो सिंपली वो सीख जाता। द ओल्ड मैन लुक्ड एट द बॉय। जब बूढ़े व्यक्ति ने उसकी बात को सुनी, जो कि बिल्कुल सही थी, वो उसकी ओर देखता है, सरप्राइज हो जाता है। ही सॉ हिम अ ब्लश। वो उसके चेहरे पे एक ब्लश, एक अलग ही चमक दिखता है। एंड टर्न हिज फेस अवे। खैर, इसके बाद वो अपने फेस को मोड़ लेता है। आगे क्या होगा? आगे वो बुजुर्ग कहता है, यू आर राइट सलीम, यू आर राइट। अरे सलीम, तुम तो बिल्कुल सही कह रहे हो। एंड देन ही एडेड विथ सडन बिटरनेस। बिटरनेस कुछ कड़वेपन वाले भाव के साथ वो कुछ कहता है। क्या कहता है? आइए अगले पेज पे चलते हैं और देखते हैं वो क्या आखिर ऐड करता है। एंड स्टूडेंट, प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन, ओके? एंड इफ यू डोंट हैव इट हियर, ही थम्ड अप। जस्ट अ सेकेंड, अगेन ये परेशान कर रहा है, सो लेट मी ऐड दिस टूल। जस्ट अ सेकेंड एवरीवन। आई होप यहां तक आप लोग को तो स्टोरी बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। नाउ तो अभी इस एरो का आप लोग फॉलो करिएगा, या लाइन को फॉलो करने के लिए। एंड इफ यू डोंट हैव इट हियर, ही थम्ड हिज चेस्ट, एंड देन you would better go to Agra and mass produce ashtray for the tourist from abroad। अब देखिए, कहीं कहीं उसका जो बेटा था गोपाल वो छोड़ के चला गया, तो वाकई भाई दिल से कोई काम तब करेगा जब उसके पास दिल होगा। और वाकई अगर गोपाल के पास दिल होता तो अपने फादर को इस एज पे, इस स्थिति में छोड़ के ना जाता। तो इसीलिए आज पीछे जो वर्ड यूज किया है, तो बिटरनेस, काफी कड़वाहट के साथ वो कहता है, इफ यू डोंट हैव इट हियर, अगर ये आपके पास है ही नहीं। ही थम्ड एट हिज चेस्ट, अपने चेस्ट पे को पीटते हुए हाथों से वो कहता है कि हाँ भाई, अगर तुम्हारे पास दिल होगा तब तो तुम दिल से काम करोगे। यानी उसका कहने का मतलब ये था कि उसके पास दिल ही नहीं था, तो दिल से वो काम कैसे करेगा। फिर कहता है, फिर लोग करते क्या है जब दिल नहीं होता है तो? देन यू वुड बेटर गो टू आगरा। फिर तो आप कहां चले जाते हैं? आगरा चले जाते हैं, और वहां जाकर के कई प्रकार की चीजें बनाते हैं, जैसे कि एस्ट्रे बनाते हैं, वो भी किसके लिए? टूरिस्ट के लिए, जो अब्रॉड, विदेश से आते हैं। देन द ओल्ड मैन कफ्ड पेनफुली। ये कहते हुए काफी तेजी से वो दर्द के साथ खांसने लगता है, क्योंकि काफी बूढ़ा हो चुका है। एंड रीच्ड फॉर हिज ग्लास ऑफ वाटर। बगल में गिलास पानी रखा था, उसको पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। ईट मास्टर जी, ईट। अरे मास्टर जी कुछ खा लीजिए। एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आफ्टर ही हैड ईटन, जब उसने खा लिया, द ओल्ड मैन वंस अगेन टुक अप हिज हैमर एंड चिजल। अब वो अपने चिजल और हैमर को फिर से लेती हैं। ही
वर्क टिल लेट इन द नाइट, और काफी देर रात तक वो काम करते हैं। ही प्रेड फॉर हेल्प, वो हेल्प के लिए प्रार्थना करते हैं, स्ट्रेंथ के लिए, भगवान मुझे शक्ति दीजिए। एंड ही प्रेड फॉर हिज सन, यहां तक कि वो अपने बेटे के लिए भी प्रार्थना करते हैं। है तो कहें कि फादर ही कि प्लीज आप उसको भेज दीजिए। इन द अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग, जब सुबह के जो कुछ घंटे थे, द चीजल फेल फ्रॉम हिज हैंड, जैसे सुबह रात बच्चों की काम कर रहे थे, वो चीजल फेल फ्रॉम हिज हैंड, वो चीजल उनके हाथ से गिर जाती है। एंड द हैमर ड्रॉप टू द ग्राउंड, हैमर भी उनके हाथ से ग्राउंड पे गिर जाता है। क्यों, आप समझ गए होंगे। रीजन ये था कि हिज ओल्ड बॉडी सैग्ड, उनकी जो बॉडी थी बिल्कुल शिथिल हो चुकी थी। फॉलिंग फॉरवर्ड लिम्पली, लिम्पली मतलब बिल्कुल अपंगता से वो आगे की ओर गिर गई, यानी कि बिल्कुल भी अब उनके अंदर ताकत नहीं रह गई थी। एंड स्ट्रक कृष्णास फ्लूट, और उनका जो सर था एंड हिज फोरहेड जाकर के उनका हाथ से टकराता है, जो लॉर्ड जो भगवान का जो फ्लूट था, बांसुरी थी, वहां से जाकर के टकराता है। एंड स्लाइड डाउन, खिसकते हुए स्टेचू से रेस्ट ऑन द पेडेस्टल, पेडेस्टल जो एकदम नीचे का जो पांव वाला हिस्सा होता है, जो बेसमेंट होता है, वहां पे पहुंच जाता है। हाय राम, ही मटर्ड, उसके उनके मुंह से क्या आवाज निकलती, हाय राम यानी हे भगवान। ही मटर्ड, वो धीरे से बोलते हैं। एंड सैंक इनटू अ कंफर्टेबल डार्कनेस, और वो डूब जाते हैं एक बहुत ही अंधेरेपन में जो बहुत ही कंफर्टेबल था। यानी कहने का मतलब ये था कि वो शायद बेहोशी की ओर जा रहे थे, बेहोश से हो गए थे वो, इसलिए एकदम वो डार्कनेस की यहाँ पे बात की गई। जब लोग बेहोश हो जाते हैं बिल्कुल कंफर्टेबल जोन में चले जाते हैं, किसी प्रकार की टेंशन चिंता नहीं होती है। अब क्या हुआ, व्हेन ही ओपन हिज आईज, और जब उन्होंने अपनी आंखें खोली, ही फाउंड हिमसेल्फ लाइंग ऑन अ कॉट इन हिज बेडरूम, उन्होंने पाया कि वो अपने बेडरूम के एक चारपाई में लेटे हुए हैं, कवर्ड बाय अ लाइट कॉटन ब्लैंकेट, और एक हल्के से ब्लैंकेट से उनको कवर किया, यानी कि वो उड़ाया गया है। एंड नाउ फ्रॉम द वर्कशॉप, और जो वर्कशॉप थी, द चिपिंग साउंड ऑफ द चीजल रीच्ड हिज ईयर, जैसे वो होश में आते हैं तो उनके कानों में पत्थर के चिपिंग यानी काटने का आवाज सुनाई देता है। ही लिसन, जब वो सुनते हैं, हैड हिज ईयर्स डिसीव हिम, पहले तो उन्हें लगता है क्या मेरे कानों ने मुझे डिसीव यानी धोखा दिया है, नो नहीं। ही कुड हियर इट अगेन, लेकिन नहीं, उन्हें फिर से आवाज सुनाई देती है। द स्ट्रॉन्ग ब्लो ऑफ द हैमर ऑन द टॉप ऑफ चिजल, जैसे कि चिजल के ऊपर हथौड़े की काफी तेजी से वार करने का, तेजी से प्रहार करने का आवाज आ रहा था, क्योंकि अंदर कोई काम कर रहा था। अब तुरंत उस बुजुर्ग व्यक्ति को लगता है मेरा बेटा आ गया है, भगवान ने मेरी सुन ली, मेरे बेटे को भेज दिया। गोपाल, ही वॉज बैक, देखिए सरप्राइज हो जाते हैं वो, इसलिए मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन लगा हुआ है, कह रहे लगता है मेरा बेटा आ गया है। गोपाल हैड रिटर्न, लगता है गोपाल वापस आ गया है। ही वुड हेल्प मी, अब वो मेरी मदद करेगा। एंड दे वुड फिनिश द स्टेचू, और दे यानी कि वो दोनों मिल करके उस स्टेचू का काम फिनिश करेंगे। ही स्टम्बल्ड, मतलब लड़खड़ा करके खड़े होना। 2 चलते हम नेक्स्ट पेज पे, आगे क्या होगा, क्या गोपाल वाकई आ गया है अपने फादर की हेल्प के लिए। सो लेट मी सेट द पेज फर्स्ट नाउ। सो व्हाट हैपेंस, सो हिज फीट, वो अपने पैरों से लड़खड़ाते हुए खड़ा होता है, क्रॉस द स्मॉल रूम, उस छोटे कमरे की ओर जाता है, एंड रीच द डोर, और दरवाजे पर पहुंच जाता है। गोपाल, उसे लगता है गोपाल है। He was about to shout, वो गोपाल कहकर के बोलने ही वाला था, when the words froze on his lips, लेकिन वो शब्द उसके होठों पर ही जम जाते हैं, क्योंकि वास्तव में वहां पे गोपाल नहीं था। नो नहीं, he wanted to cry out, वो चिल्लाना चाहते थे, stop stop the work, वो बोलना चाहते थे काम को बंद करो बंद करो बंद करो, बट he could not move, लेकिन वो सब नजारा देखकर वो हिल ही नहीं पाए। शॉक had immobilized him, शॉक ने उनको बिल्कुल पत्थर बना दिया। He stood staring at the back of the young stone carver working on the face of statue, उन्होंने एक यंग जवान कार्वर मतलब कि जो कटिंग कर रहा था स्टेचू पर, बिल्कुल स्टेचू के सामने उसके बैक यानी पीठ को देख रहे थे। ऑन द आईब्रोज, वो कहां पे काम कर रहा था वो लड़का, वो कोई और नहीं सलीम था, जो कि अब उनकी आंखों पे आईब्रोज पे, सोचिए कितना क्लीन कितना डीप वर्क वहां पे करना होता था, वो आईब्रोज पे काम कर रहा था। एंड आर्किंग ओवर अ पेयर ऑफ फाइन आईज, और बहुत ही सुंदर सी आंख को वो डिजाइन कर रहा था। इट वॉजंट हिज सन सिटिंग क्रॉस लेग्ड बिफोर द बिगेस्ट स्टेचू ही हैड एवर कार्व्ड, वास्तव में ये जो क्रॉस लेग यानी कि फलती मार करके क्रॉस लिख करके जो बच्चा वहां बैठा हो, जो लड़का, वास्तव में उसका बेटा नहीं था। जो सबसे बड़े स्टेचू को कार्व कर रहा था, जो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने आज तक कटिंग किया था, उस जो स्टेचू जो लड़का काम कर रहा था उसका बेटा नहीं था, वास्तव में वो था
सलीम, इट वॉज सलीम हिज सर्वेंट, वास्तव में वो उसका नौकर कौन था? सलीम था, जो कि क्या कर रहा था? वहां पे काम कर रहा था। ओल्ड मैन वॉज स्टन्ड, अब एकदम सरप्राइज होकर के, वो आश्चर्यचकित होकर के ओल्ड मैन उस काम को देख रहा था। द फर्स्ट वेव ऑफ शॉक, फियर एंड एंगर पास, जो पहली बार जो उसके अंदर जो गुस्सा आया, द फर्स्ट वेव ऑफ शॉक, यानी जो शॉक उसे लगा, तो पहली बार उसके दिल में क्या आया? फियर, डर आया, एंड एंगर, क्रोध आया। क्यों है? क्योंकि उसे लगा कि ये तो एक मुस्लिम बच्चा है, और मुस्लिम बच्चा भला लॉर्ड कृष्णा की मूर्ति कैसे बना सकता है। तो पहले उसे गुस्सा आता है उस व्यक्ति को, और क्या बोलता है? हाय राम। द ओल्ड मैन विस्पर्ड, वो बूढ़ा व्यक्ति धीरे से बोलता है, हाय राम, हे भगवान, ये क्या हो गया? एंड टॉटर्ड ओवर टू द बॉय, और झपट्टे से उस लड़के की ओर बढ़ता है, आगे की ओर, ड्रॉपिंग हिज हैंड ऑन हिज शोल्डर, और अपना हाथ उस लड़के के कंधों पर रखता है, सेड सॉफ्टली, और धीरे से कहता है, सलीम। द स्टार्टल्ड बॉय, वो लड़का एकदम से चौंक जाता है, एंड टर्न, मुड़ता है, लुक्ड अप एट हिज मास्टर, अपने मालिक की ओर देखता है। ही रोज टू हिज फीट क्लम्सली, अब वो घबराकर जल्दी से जो है अपने पैरों के ऊपर खड़ा होता है। एंड द हैमर एंड चिजल स्टिल इन हिज हैंड, हैमर और चिजल अभी भी उसके हाथों में है। सलीम, द ओल्ड मैन सर्च फॉर वर्ड, सलीम बोलता है। इसके बाद बूढ़ा व्यक्ति शब्दों को ढूंढता है कि आखिर मुझे बोलना क्या चाहिए। आई आई आई, तभी सलीम बोलता है, आई ओनली वांट टू हेल्प, मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूं? यही एक्सप्रेशन वहां पे सलीम, यानी को थोड़ा सा स्टैमरिंग करता है डर की वजह से, आई आई आई, इसलिए डैश 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 करके देखिए लिखा हुआ है, आई ओनली वांटेड टू हेल्प, अरे मैं तो बस मास्टर जी आपकी हेल्प करना चाहता था। विस्पर्ड द बॉय, उस लड़के ने धीरे से बोला। आई विल लर्न, अरे मास्टर जी मैं सीख लूंगा। इफ यू विल टीच मी, अगर आप मुझे सिखाएंगे मास्टर जी। आई हैव प्रैक्टिस्ड, यहां तक कि मैंने क्या किया है? प्रैक्टिस भी किया है। सीक्रेटली मीन्स छिप करके, फॉर ऑलमोस्ट 2 years इन द क्वेरी, क्वेरी वो जगह होती है जहां पत्थरों को काटने का स्किल सिखाया जाता है, तो क्वेरी में मैंने छिप करके लगभग 2 साल मैंने प्रैक्टिस किया है। हाँ, आई एम अ मुस्लिम, मैं मानता हूं मैं एक मुस्लिम हूं। आई नो, मुझे मालूम है। आई शुड नॉट कार्व द इमेज ऑफ गॉड, मुझे भगवान कृष्ण की मूर्ति को कार्व, कटिंग नहीं करनी चाहिए। बट इजंट दिस डिफरेंस, क्या लेकिन ये कोई यही तो अंतर है? क्या ये अंतर नहीं है मास्टर जी? यानी क्या ये भेदभाव नहीं है? आई एम कार्विंग ए स्कल्पचर, मैं तो एक मूर्ति को क्या कर रहा हूं? स्कल्पचर, यानी कि उसको शेप दे रहा हूं। आरएंट आई, क्या मैं नहीं कर रहा हूं? मैं तो एक मूर्ति बना रहा हूं भाई, एंड अ ब्यूटीफुल स्कल्पचर, मैं एक बहुत ही बढ़िया सी मूर्ति बना रहा हूं। दैट हैज डिफरेंट मीनिंग फॉर डिफरेंट पीपल, जिसका अर्थ अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। इजंट सो, क्या ऐसा नहीं हो सकता है मास्टर जी? यानी वो अपने मास्टर को समझाना चाहता है कि जो गुण होता है, गुण ऐसी चीज है जिसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। प्लीज टेल मी, कृपया मुझे बताइए। फॉर मेनी ईयर्स, कई सारे सालों से, आई वॉन्टेड टू बिकम ए स्कल्प्टर, मैं तो कई सालों से स्कल्प्टर बनना चाहता हूं। एंड येट आई फॉट द फीलिंग्स, हाँ मेरे अंदर फीलिंग्स आ रही थी, मैं उस फीलिंग्स के अगेंस्ट में लड़ा कि नहीं मैं नहीं करूंगा, बट क्या करूं? बट इट प्रूव टू स्ट्रांग, लेकिन जो मेरा मन था ना सीखने का, मूर्तिकार बनने का, ये ज्यादा मजबूत था, मैं इसको हरा नहीं पाया। यानी कि जो मूर्तिकारिता मेरे अंदर थी उसको मैं हरा नहीं पाया, आखिरकार मैं मजबूर था मूर्तिकारिता सीखने के लिए। एंड आई नो देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड आई वुड लाइक टू डू मोर, देयर इज नथिंग इन द लाइफ आई कुड डू बेटर, और मुझे पता है जितने अच्छे तरीके से मैं स्कल्पटर वाला काम कर सकता हूं, वही कहता कि देयर इज आई नो देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड, संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है, आई वुड लाइक टू डू मोर, जिसको मैं और ज्यादा काम और अच्छा करना चाहूं, या फिर देयर इज नथिंग इन द लाइफ आई कुड डू बेटर, जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं बेटर कर सकूं। विल यू प्लीज टीच मी मास्टर जी, क्या आप कृपया मुझे सिखाएंगे? यानी कहता है मुझे केवल एक ही चीज में इंटरेस्ट है, और वो है स्कल्पचर का वर्क। द ओल्ड मैन पुल्ड द बॉयज हेड अगेंस्ट हिज शोल्डर एंड विस्पर्ड, अब उस लड़के की बातों को सुन करके वो बुजुर्ग व्यक्ति उसके सिर को अपने कंधों के पास ले आते हैं और कहते हैं, देयर इज नथिंग आई कैन टीच यू माई सन, अरे मेरे बच्चे ऐसा कुछ है ही नहीं कि जो मैं तुम्हें सिखा सकूं। गो अहेड, बस तुम आगे निकलते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। यू हैव इट इन योर हैंड्स, क्योंकि वो जो गुण जो उसके बेटे के हाथों में नहीं था, वही कहते हैं वो हैंड, हाथों में कुछ होना चाहिए, कहते वो जो गुण है वो तुम्हारे हाथों में है, और सबसे बड़ी बात इन योर हार्ट, और वो तुम्हारे दिल में है। यानी वो कहना चाहता है जो चीज मेरे बेटों के पास नहीं थी वो चीज तुम्हारे पास है, वो डेडिकेशन है, वो मन है, वो इरादा है, और वो दिल भी है।
आई नो, मुझे मालूम है, यू विल बी वन ऑफ द कंट्रीज फाइनेस्ट स्टोन मैसन। और यहां तक कि जो तुम्हारा स्किल मैं देख रहा हूं, मैं डेफिनेटली कह सकता हूं तुम कंट्री के यानी कि इस गांव, इस एरिया के सबसे बेहतरीन स्टोन मैसन बनोगे। So students, with this explanation of this chapter has been finished. आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। कहीं भी कोई चीज छूट भी गई होगी तो एक दो बार आप वीडियो को फिर से देखिएगा, सिंपली इसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। बट हाँ, मैं जरूर चाहूंगा कि आप लोग बढ़िया से आप लोग अपना रिस्पॉन्स दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और भी कई सारे वीडियोस आप लोग के लिए बनाऊं। और एक पॉइंट और, आपके इसी पब्लिकेशन का रत्ना सागर न्यू ग्रामर एंड मोर, इसी ग्रामर की वीडियोस भी मैं प्रोवाइड करता हूं। आई होप आप लोग को रेगुलर मिल रही होगी। और अगर कहीं आपकी कुछ स्पेशल डिमांड, कोई चैप्टर आपके स्कूल कॉलेज में चल रहा हो जिसका सोल्यूशन या फिर जिसका लेक्चर आपको चाहिए, कमेंट बॉक्स में करिए। आई विल ट्राई कि अपने अगले वीडियो में उस टॉपिक को भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।